हेलो बच्चों, मेरा नाम लक्की गोस्वामी है और हम 11वीं कॉमर्स में लेखांकन कैसे करना है, किन किन चीज़ों की हमें आवश्यकता होने वाली है, ये हम बेसिक से सीखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमर्स के अंतर्गत ज़्यादातर बात होने वाली जो चीज़ें हैं वो क्या है। सबसे पहला आपका है व्यापार। व्यापार के बारे में आप हिसाब किताब कैसे रखते हो, किन किन चीज़ों को उसमें लिखना पड़ता है, कैसे हम हिसाब किताब रखते हैं, पैसों का लेन देन क्या होता है, ये सब चीज़ों के बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले व्यापार के बारे में जान लेते हैं। व्यापार क्या चीज़ है। व्यापार या व्यवसाय का अर्थ ये होता है कि अगर मैं पैसा कमाने के लिए, धन कमाने के लिए कोई काम करता हूं जिससे मुझे धन की प्राप्ति हो, पैसे की प्राप्ति हो, उसे ही हम व्यापार या व्यवसाय कहते हैं। व्यवसाय के अंतर्गत आता है व्यापार, क्योंकि व्यवसाय में वो सारी चीजें, सारे काम आते हैं जिससे हमको पैसे की प्राप्ति होती है। लेकिन व्यापार हम उसको बोल सकते हैं जिसमें हम किसी सामान का खरीदना और बेचना करते हैं। तो व्यवसाय का मतलब ये है कि हम धन कमाने के लिए कोई भी काम करते हैं, उस काम को कहा जाता है व्यवसाय। अब व्यवसाय और व्यवसायी ये दो अलग अलग चीज है। अकाउंटिंग करने के समय हम जब कॉमर्स पढ़ेंगे, अकाउंटेंसी पढ़ने वाले हैं, तो उसमें आप व्यवसाय को और व्यवसायी को दो अलग अलग व्यक्ति मानोगे, दो अलग अलग एक इकाई मानोगे। जैसे ये हमारा व्यवसाय है और ये है व्यवसाय। हम मान लेते हैं ये व्यवसायी अभी हम ही है। मान लेते हैं इसका नाम है राजा। राजा ने कोई दुकान खोला है। अब राजा की दुकान का हिसाब किताब कैसे रखना है, कहां कहां वो पैसे पेमेंट करता है, कहां कहां से रिसिप्ट करता है, रिसीव करता है, किन किन जगहों पे क्या क्या चीजें वो खरीद रहे हैं, क्या चीज किसको बेच रहे हैं, इन सब चीजों का हिसाब किताब रखने के लिए ही हम अकाउंटिंग करते हैं, लेखांकन का काम करते हैं। तो देखते हैं, राजा को और व्यवसाय को आपको अलग अलग दो इंसान मानना है, दो व्यक्ति मानना है। इनके अस्तित्व जो है अलग अलग होते हैं। जैसे व्यापार चालू करेगा राजा। राजा जब व्यापार चालू करता है तो व्यापार चालू करने के समय कुछ पैसे लगाएगा। हो सकता है जिस भी सामान को वो बेचने वाला है उस सामान को लगाएगा। उस सामान के साथ साथ अगर उसके पास भूमि या भवन खुद का है, खुद की बिल्डिंग है, तो वो अपनी बिल्डिंग में ही अपना दुकान चालू करेगा। तो जिस भी सामान को दुकान चालू करने के समय व्यापारी अपने व्यापार में लगाता है उसे कहा जाता है पूंजी। जैसे कि राजा के पास अगर भूमि होगा, भूमि मीन्स उसका खुद का जमीन होगा, उसका खुद का एक बिल्डिंग होगा, भवन होगा, भूमि लगा दिया, भवन लगा दिया। साथ साथ सबसे पहली बात तो है व्यापार चालू करने के लिए हमें पैसे की आवश्यकता होती है, तो पैसे उसमें लगाए। पैसे के साथ साथ जिस सामान का वो बिक्री करेगा, जिस सामान को बेचेगा, उस सामान को भी ये कुछ लगाता है। तो ये चार चीजों को लगाकर राजा ने अपने दुकान को चालू किया, अपने व्यापार को चालू किया। व्यापार को चालू करने के समय जितनी भी सामान व्यापारी लगाता है इन सबको कहा जाता है पूंजी या फिर कैपिटल। व्यापार प्रारंभ करने के समय व्यापारी अपने व्यापार में जो भी चीजें लगाता है, वो हो सकता है पैसा या फिर भूमि, भवन, कोई मशीन से रिलेटेड काम है तो मशीन भी वो लगा सकता है, फर्नीचर हो सकते हैं वो लगा सकता है। तो जितनी भी चीजें व्यापार चालू करने के समय लगाई जाती है वो सारी चीजें कहलाती है आपकी पूंजी। इतना वो लगा के अपने व्यापार को चालू करता है। राजा ने अपने व्यापार में यहां लगाया
व्यापार में लगाएगा तो उसको कहा जाता है पूंजी। अब पूंजी जो है राजा ने लगाया अपने व्यापार में। हमने अभी कुछ टाइम पहले बात किया था कि व्यापार को और व्यापारी को एक अलग अलग अस्तित्व मानना है। तो राजा ने व्यापार में लगाया, तो व्यापार के लिए जितनी भी ये चीजें लगा रहा है, ये सारी चीजें व्यापार के लिए एक जिम्मेदारी है कि इस पैसे से वो कमा के राजा को वापस करे। अभी राजा ने लगाया है, 1 साल के बाद व्यापार उसको कमा के वापस करेगी। तो व्यापार के लिए एक प्रकार का ये हम मान सकते हैं कि दायित्व होता है। दायित्व क्या होता है हम अभी आगे पढ़ेंगे। अभी दायित्व का मतलब होता है जिम्मेदारियां। मुझे किसी चीज का पेमेंट करना है तो वो मेरी एक जिम्मेदारी है। तो राजा ने अपने व्यापार में लगाया, तो व्यापार को उसको पेमेंट करना पड़ेगा, उसको वापस लौटाना पड़ेगा। तो व्यापार की एक जिम्मेदारी है, एक दायित्व है। उसके बाद अब जो भी चीजें व्यापार में राजा ने लगाया उसको कहा जाता है पूंजी। अब इस व्यापार से राजा ने कुछ चीजें निकाल लिया, जैसे हो सकता है उसके कपड़े का दुकान हो, और कपड़े की दुकान से खुद पहनने के लिए वो कपड़ा निकाल सकता है। हो सकता है अपने बच्चों के ट्यूशन के लिए व्यापार के पैसे को यूज कर सकता है। अभी ये दो अलग अलग व्यक्ति है, तो व्यापार के पैसे के वो अपने उपयोग के लिए प्रयोग करता है, तो इस चीज को कहा जाता है आहरण करना। पैसे लगाएगा तो उसको बोलते हैं पूंजी। और इस व्यापार से राजा अपने खुद के प्रयोग के लिए कुछ चीजें निकालता है, जैसे कपड़ा है, कपड़े का व्यापारी है तो कपड़ा पहनने के लिए निकाल लिया, या फिर कुछ निजी भुगतान हो सकता है राजा का निजी भुगतान है तो वो व्यापार का आहरण होगा। जैसे व्यापार के पैसे का उपयोग खुद के लिए कर लिया, अपने बच्चों के ट्यूशन के लिए कर लिया, या अपनी पर्सनल गाड़ी का पेट्रोल के लिए कर लिया, ऐसा हो सकता है। तो व्यापार के पैसे का प्रयोग वो अपने निजी खर्चों के भुगतान करने के लिए करता है, तो उसको कहा जाता है आहरण। राजा ने यहां से निकाला तो इसको हम कहेंगे आहरण। पैसे लगाता है, मशीन, भूमि, भवन जो भी लगाता है व्यापार चालू करने के समय, तो उसको बोलेंगे पूंजी। और उसी में से कुछ चीजें अपने खुद के प्रयोग के लिए निकालता है तो वो होता है आहरण, उसको कहते हैं आहरण करना। अब देखेंगे हम व्यावसायिक लेन देन क्या है। व्यावसायिक लेन देन का अर्थ यह है कि अगर हम अपने व्यापार में किसी को पैसे का भुगतान कर रहे हैं, किसी से पैसा प्राप्त कर रहे हैं, किसी को सामान बेच रहे हैं, या किसी से सामान खरीद रहे हैं, किसी को सैलरी दे रहे हैं, किसी को रेंट दे रहे हैं, तो ये जितनी भी चीजें हैं ये हमारे व्यापार की वित्तीय स्थिति में परिवर्तन लाती है। वित्तीय स्थिति का मतलब ये होता है कि हमारे व्यापार के पैसों से संबंधित स्थिति जो है ऊपर नीचे होती है। तो वो सारी आर्थिक क्रियाएं जो हमारे व्यापार की वित्तीय स्थिति को परिवर्तन करती है, ऐसे क्रियाओं को कहा जाता है व्यावसायिक लेन देन। व्यावसायिक लेन देन में जैसे हम कह सकते हैं कि सामान खरीदा, सामान बेचा, किसी को हमने वेतन दिया, या हो सकता है किसी से हमने किराया प्राप्त किया होगा। किराया प्राप्त किया, तो वो सारी क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं जो हमारे व्यापार के वित्तीय स्थिति को या पैसों से संबंधित स्थिति को परिवर्तित करती है, वो सारी क्रियाएं कहलाती है हमारी व्यावसायिक लेन देन। इसे हम सौदा भी कहते हैं, इसको लेन देन भी कहा जाता है। सौदा या लेन देन भी कहा जाता है। अब देखते हैं व्यावसायिक लेन देन का जो प्रकार है, या हम कह सकते हैं इसको कितने तरीके से हम समझ सकते हैं। व्यावसायिक लेन देन को हम 2 तरीके से समझ सकते हैं।
संबंध के आधार पर हम अपने व्यवसायिक लेन देन को समझ सकते हैं और भुगतान के आधार पर। संबंध के आधार पर देखते हैं, एक होता है आपका आंतरिक संबंध, दूसरा होगा बाह्य संबंध। जैसा हमने शुरू में बात किया, राजा ने अपने व्यापार को चालू किया तो ये सारी चीजें को लगाकर उसने व्यापार चालू किया है। व्यापार में पैसा लगाया तो टोटल अमाउंट को कहा जाता है पूंजी। व्यापार से कुछ पैसे वो अपने उपयोग के लिए निकालता है तो उसको कहा जाता है आरण। अब वो पैसे भी निकाल सकता है या फिर व्यापार के पैसे से कुछ अपने निजी भुगतान भी कर सकता है। जैसे मैंने बोला, अपने बच्चों के ट्यूशन फीस दे सकता है, अपने खुद के गाड़ी का पेट्रोल का चार्ज पे कर सकता है। तो व्यापार के पैसे से अपने निजी भुगतान को करना वो होता है आरण। अब संबंध के आधार पर हम देखेंगे आंतरिक संबंध। आंतरिक संबंध का मतलब ये होता है, अगर मैं राजा हूं और मैंने अपना व्यापार चालू किया तो मेरे और मेरे व्यापार के बीच में जो आपसी आर्थिक क्रियाएं होती है, जो पैसों से संबंधित क्रियाएं होती है, वो होती है हमारी आंतरिक संबंध से संबंधित सौदे। आंतरिक संबंध मतलब मेरे और मेरे दुकान के बीच होने वाले संबंध, और ऐसे संबंध के आधार पर हुए सौदे को कहा जाता है आंतरिक संबंधित सौदे। ये होता है व्यापार और व्यापारी दोनों के बीच। व्यापार और व्यापारी के बीच होने वाले जो सौदे होते हैं उसको आंतरिक संबंधित सौदे हम कह सकते हैं। बाह्य संबंध का मतलब होता है बाह्य संबंध से संबंधित सौदे। जैसे व्यापार से अगला कोई व्यक्ति होगा जिससे इसने माल खरीदा होगा, सामान खरीदा होगा, या बाहरी किसी व्यक्ति को सामान बेचा होगा, तो वो होता है बाह्य संबंध सौदे या बाह्य संबंधित सौदे। व्यापार के बाहरी व्यक्तियों से संबंधित सौदे। व्यापार और व्यापारी एक प्रकार के आंतरिक संबंधित होते हैं, और ये किसी बाहर के व्यक्ति को सामान बेचता है या बाहर के व्यक्ति से सामान खरीदता है तो वो होता है बाहरी संबंधित सौदे। अब इसको भुगतान के आधार पर देखते हैं। भुगतान के आधार पर आप दो तरीके से देख सकते हैं, एक होता है नगद सौदा और एक हो सकता है उधार सौदा। भुगतान के आधार पर जिस भी सौदे में नगद शब्द जैसा लिखा होता है, जैसे कि मैंने किसी इंसान से नगद सामान खरीदा तो मैं उससे सामान खरीदूंगा और उसको पेमेंट करूंगा, तुरंत पैसा दूंगा, तो ऐसे सौदों को बोलेंगे हम नगद सौदा। और हमने किसी से सामान खरीदा और उसको तुरंत पेमेंट नहीं किया, हम 4 दिन बाद 5 दिन बाद या बाद में करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे उधार सौदा। जैसे हमने राम से 10,000 का नगद सामान खरीदा या राम को 10,000 का नगद सामान बेचा है, तो हम सामान बेचेंगे, तुरंत हमें पैसा मिलेगा, तो वो हो जाएगा नगद सौदा। और हमने किसी व्यक्ति को उधार सामान बेचा है, उधार बेचेंगे तो हम उसको सामान तो देंगे लेकिन वो तुरंत हमें पैसा नहीं देता है, बाद में देगा, तो ऐसे सौदों को बोलेंगे हम उधार सौदा। तो ये हमने व्यावसायिक लेन देन के बारे में समझा, अभी पूंजी के बारे में समझा और आहरण के बारे में समझा। अब हम बात करते हैं कि दायित्व क्या होती है। दायित्व का मतलब होता है एक जिम्मेदारी जिसे हमें चुकाना होता है। जैसे कि हम अगर किसी से सामान खरीदते हैं, हमने किसी से सामान खरीदा और हमने उसको तुरंत पैसा नहीं दिया है, तो जितना भी पैसा हमें उसको देना है, बाद में देना है, अभी हमने नहीं दिया, तो जितना भी पैसा हमें चुकाना होता है, जितना भी पैसा भुगतान करना होता है, वो टोटल अमाउंट कहलाता है, टोटल राशि कहलाती है दायित्व। हमने सामान खरीदा और तुरंत हमने पैसा नहीं दिया, तो जो चुकाने वाली राशि होती है, जो भुगतान करने वाली राशि होती है, वो कहलाती है आपकी दायित्व।
दायित्व को भी दो भागों में बांटा गया है। एक होता है आंतरिक दायित्व और एक होता है बाह्य दायित्व। आंतरिक दायित्व और बाह्य दायित्व। आंतरिक दायित्व का मतलब ये होता है व्यापार और व्यापारी खुद के बीच, दोनों के बीच जो भी सौदे होते हैं उनको बोला जाता है आंतरिक संबंधित सौदे, और ऐसे ही दायित्व को बोला जाएगा आंतरिक दायित्व। जैसे व्यापारी ने यहां पर पूंजी लगाया तो व्यापार का दायित्व ये बनता है कि इसको पूंजी पर ब्याज देगा, जितना पैसा ये लगा उस पर ये पूंजी पर ब्याज देगा। वर्ष के अंत में जब हिसाब बराबर हो जाएगा, वर्ष के अंत में जब इसका लेखांकन होगा, इसका हिसाब किताब की पुस्तकें तैयार होगी, तो एक लाभ के रूप में व्यापार इसको पेमेंट करेगा। जितना पूंजी लगाया वो पूंजी भी वापस करता है। तो व्यापार और व्यापारी के बीच होने वाले सौदों को बोलते हैं आंतरिक सौदे, और इस आंतरिक सौदे से रिलेटेड जो दायित्व होता है, जो व्यापार का होता है व्यापारी को चुकाना, या व्यापारी का होता है व्यापार को चुकाना, तो वो आंतरिक दायित्व कहलाते हैं। बाह्य दायित्व, अब ये व्यापार से कोई दूसरा व्यक्ति हो सकता है। हमने किसी इंसान से सामान खरीदा है, सामान इससे खरीदे हैं, तो इसको पेमेंट करना होगा, हमें भुगतान करना होगा। तो इस व्यक्ति से हमने सामान खरीदा है, तो जितना भुगतान उसको करना है वो भुगतान करने वाली राशि कहलाती है, जितना भी टोटल अमाउंट होगा वो अमाउंट कहलाती है हमारे व्यापार का दायित्व। और बाहरी व्यक्ति को करना है तो वो होता है बाह्य दायित्व, और अपने खुद के व्यापारी को करता है तो वो होता है आंतरिक दायित्व। इसके प्रकार जो है दो है, एक होता है दीर्घकालीन दायित्व और एक होता है अल्पकालीन दायित्व। दीर्घकालीन दायित्व और अल्पकालीन दायित्व। दीर्घकालीन दायित्व का मतलब ये होता है जो एक वर्ष से अधिक के वर्ष के लिए दायित्व होता है उसे कहते हैं दीर्घकालीन दायित्व, और जो एक वर्ष के अंदर भुगतान करना होता है वो होता है अल्पकालीन दायित्व। इसकी जो राशि है वो बड़ी होती है, तभी हम एक वर्ष से ज्यादा समय लेते हैं भुगतान करने में। इसका जो राशि है वो कम होता है, इसलिए इसको अल्पकालीन और कम समय में हम भुगतान कर सकते हैं, इसलिए इसको अल्पकालीन दायित्व कहा जाता है। दायित्व के बाद अब हम समझते हैं कि संपत्तियां क्या होती है। संपत्ति से आशय में कोई ऐसी वस्तु है जो व्यापार चलाने में मेरी सहायता कर रही है। वो हो सकता है पैसा, या वो हो सकता है सामान, फर्नीचर, मशीन, भूमि, भवन, ये सबके सब मेरे व्यापार को चलाने में मदद कर रही है, मेरी सहायता कर रही है। तो वो जितनी भी चीजें हैं उसको मैं कहूंगा अपनी संपत्ति। संपत्ति का आशय वही होता है कि जो भी चीजें हैं मेरे व्यापार को चलाने में मेरी सहायता करती है, वो सारी चीजें कहलाती है संपत्ति। अब संपत्ति को भी दो भागों में बांटा गया है। गैर चालू संपत्ति, जिसको हम स्थायी संपत्ति भी कहते हैं, दूसरा है चालू संपत्ति।
गैर चालू संपत्ति या स्थायी संपत्ति का मतलब ये होता है, जैसे हमने यहाँ पे देखा दीर्घकालीन दायित्व, जो 1 साल से अधिक के वर्षों में भुगतान करना होता है, वो दायित्व होता है दीर्घकालीन दायित्व, और जिसकी राशि जो है वो बड़ी होती है। वैसा ही गैर चालू संपत्ति या स्थायी संपत्ति का मतलब ये है कि ऐसी संपत्ति जो 1 साल से अधिक हम उसको उपयोग करें, जिसको खरीदने में हमारी एक बड़ी राशि खर्च हो जाती है, तो ऐसे संपत्ति को हम कह सकते हैं गैर चालू संपत्ति या स्थायी संपत्ति। जैसे ये हो सकती है आपकी भूमि, भवन, कोई बड़ी मशीन हो सकती है। भूमि आप खरीदोगे तो 1 साल में ही उसको बेचना ऐसा संभव नहीं है। भवन भी आप बनाए, भवन बनाने के बाद उसको 1 साल में बेचते नहीं है। तो भूमि, भवन, मशीन, फर्नीचर जो बड़ी मात्रा में हम उसमें खर्च करते हैं, तो ऐसी संपत्तियों को कहा जाता है स्थायी या गैर चालू संपत्ति। चालू संपत्ति में देखते हैं, गैर चालू संपत्ति को 2 भागों में और बांटा गया है। गैर चालू संपत्ति एक होता है दृश्य संपत्ति और दूसरा होता है अदृश्य संपत्ति। दृश्य संपत्ति जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसको कहा जाता है दृश्य संपत्ति। जिस संपत्ति को हम ना ही देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, उसको हम अदृश्य संपत्ति कह सकते हैं। अदृश्य संपत्ति में आपके आ जाते हैं जैसे ख्याति है। ख्याति का मतलब ये होता है एक नाम, प्रसिद्धि। जैसे टाटा का नाम चलता है। नॉर्मल जैसे हम कोई सामान खरीदते हैं, एक नमक ही ले लो, नमक ले। जैसे एक जैकेट है, एक नॉर्मल जैकेट का प्राइस होगा लगभग 400 से 500 रुपया। हम मान लेते हैं 500 रुपये का है। अगर इसी जैकेट में एडिडास का या प्यूमा का टैग लग जाता है, तो वो जैकेट का रेट जो है वो 5000 हो सकता है, 6000 हो सकता है। तो एक टैग बस से, प्यूमा के टैग से उसका प्राइस हो जाता है 500 से सीधा 5000। तो ये जो टैग है, जितना उसका नाम चला है, जितना वो फेमस है, उसी को कहा जाता है ख्याति या प्रसिद्धि, जो हमारे व्यापार में अधिक लाभ कमाने के लिए हमें सपोर्ट करती है, सहायता करती है। इसको भी हम संपत्ति कहेंगे, क्योंकि हमारे व्यापार में वो लाभ कमाने के लिए हमें सहायता कर रही है। नॉर्मल जैकेट का कीमत होता 500 रुपया, और अगर उसमें टैग लग जाए प्यूमा का या एडिडास का या कोई बड़ी कंपनी का, तो उसका प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। अब हम देखते हैं प्राप्तियां। प्राप्तियां का मतलब ये है हमारे व्यापार को किसी भी व्यक्ति से, किसी भी फर्म से अगर पैसे प्राप्त हो रहे हैं, तो उसे हम प्राप्ति कहेंगे। प्राप्ति को हम 2 तरीके से पढ़ सकते हैं, 2 तरीके से समझ सकते हैं। एक होता है आगम प्राप्ति, एक होता है आगमगत प्राप्ति, और दूसरा होता है पूंजीगत प्राप्ति। आगमगत प्राप्ति का मतलब यह है जो प्राप्ति हमें रोज रोज होती है, छोटी छोटी होती है, उसको कहते हैं हम आगमगत प्राप्ति। जैसे कि इसमें ले सकते हैं आप रोज बेचने का काम करते हो अपने दुकान में, अपने व्यापार में, तो बेचने से जो हमें राशि प्राप्त होती है उसे हम कह सकते हैं आगमगत प्राप्ति। पूंजीगत प्राप्ति से आशा है किसी बड़ी संपत्ति को बेचने से प्राप्ति, जैसे भूमि, भवन, जिससे हमें एक बड़ी राशि प्राप्त होती है, तो उसको हम कहेंगे पूंजीगत प्राप्ति। इसकी जो राशि है वो बड़ी होती है, अधिक होती है, और ये राशि छोटी होती है। जैसे इसमें स्थायी संपत्ति का विक्रय ले सकते हैं,
स्थायी संपत्ति का विक्रय करने से जो राशि प्राप्त होती है उस राशि को हम कह सकते हैं ये पूंजीगत प्राप्ति है। और जो रोज रोज विक्रय करने से प्राप्त होती है, जो राशि एक प्रकार से छोटी होती है, उसको हम कह सकते हैं वो आगमगत प्राप्ति है। इसका जस्ट अपोजिट होता है, एक होता है आगमगत खर्च और दूसरा होता है पूंजीगत खर्च। इसका जस्ट अपोजिट होता है, प्राप्तियां मीन्स हमें पैसे प्राप्त होना और खर्चे मतलब हम किसी को भुगतान करते हैं। छोटी छोटी मात्रा में भुगतान करते हैं तो उसको कहा जाता है आगमगत खर्च, बड़ी मात्रा में भुगतान करते हैं तो उसको कहा जाता है पूंजीगत खर्च। जैसे कि हम यहाँ पे क्रय करना, ये हमारे एक प्रकार का आगमगत खर्च है, क्योंकि हम अपनी दुकान में अपने व्यापार में डेली कुछ ना कुछ खरीदते हैं सामान और उसको बेचते हैं, तो खरीद के लाते हैं और सामने वाले को पेमेंट करते हैं, तो वो छोटी छोटी मात्रा में होती है और एक तरीके से रोज रोज होने वाली वो भुगतान है, तो इसको हम आगमगत खर्च में लेंगे। इसमें वेतन भी आता है, वेतन किराया आपने दिया, तो ये छोटे छोटे खर्चे हैं जिसको आप भुगतान करते हो, ये होता है आगमगत खर्च। पूंजीगत खर्च में ऐसे खर्च आते हैं जो एक बड़ी मात्रा में हो और लंबे समय के लिए भुगतान किया जाता है। पूंजीगत खर्च जैसे कि आप मशीन खरीदा, भूमि खरीदे या कोई स्थायी संपत्ति खरीदी, मशीन खरीदा, भूमि या फिर कोई बड़ी स्थायी संपत्ति खरीदेंगे तो हमें बड़ी मात्रा में सामने वाले को पेमेंट करना होता है, तो बड़ी मात्रा में पेमेंट करते हैं तो वो होता है पूंजीगत खर्च। छोटी छोटी मात्रा में पेमेंट करते हैं तो वो होता है आगमगत खर्च। बड़ी मात्रा में हमें प्राप्ति होती है तो वो होता है पूंजीगत प्राप्ति, और छोटी छोटी मात्रा में प्राप्त होता है तो वो होता है हमारे लिए आयगत प्राप्ति या आगमगत प्राप्ति। उसके बाद अब देखते हैं व्यापार में व्यापार में जिस वस्तु को बेचा या फिर खरीदा जाता है उस वस्तु को माल या स्कंध कहा जाता है। व्यापार में जिस भी वस्तु को बेचा जाता है उस वस्तु को बोलते हैं माल या स्कंध। जैसे हमने एग्जांपल में लिया था, हम कपड़े के व्यापारी हैं तो कपड़ा हमारे लिए माल होगा, लेकिन कपड़ा खरीदने के बाद हम कोई संपत्ति खरीदते हैं, जैसे ये मशीन होता है, फर्नीचर होता है, ये भी हम खरीद कर ही लाते हैं, लेकिन ये हमारे लिए माल नहीं होता, माल नहीं होता। सिर्फ कपड़ा हमारे लिए माल होगा क्योंकि हम उसी वस्तु का व्यापार कर रहे हैं। तो जिस भी वस्तु का व्यापार करते हैं, जिस भी वस्तु को खरीद के लाके तुरंत बेचते हैं, तो वो हमारे लिए माल होता है। लेकिन हम अगर मशीन खरीदते हैं तो मशीन हमारे लिए माल नहीं है, फर्नीचर माल नहीं है, कोई और भी संपत्तियां हो सकती है जिसको हम खरीद के लाते हैं, इसको हम बोलेंगे माल। लेकिन मशीन, फर्नीचर, कोई और भी चीज खरीदते हैं तो इसको हम बोलते हैं संपत्ति, इसको संपत्ति कही जाती है। और जिस वस्तु का व्यापार किया जाता है, जिस वस्तु को बेचा या खरीदा जाता है, उसको कहते हैं माल। अब देखते हैं ये लेनदार और देनदार क्या होते हैं। व्यापार में अगर आपने किसी से उधार खरीदा है, उधार आपने माल खरीदा, जैसे यहाँ पे हम व्यापारी हैं,
और हमारे व्यापारी का नाम था राजा, और इसने खरीदा राम से। तो जिस भी इंसान से हम उधार खरीदते हैं और उधार खरीदने के बाद उसको पैसा नहीं देते हैं, मतलब ये इंसान हमसे बाद में पैसा लेने वाला होगा। तो पैसा लेने वाला व्यक्ति हमारा लेनदार कहलाता है, और इसका जस्ट अपोजिट पैसा देने वाला व्यक्ति देनदार कहलाता है। जैसे हमने राम से खरीदा तो उसको पैसा देंगे, पैसा देंगे मतलब ये हमसे पैसा लेने वाला होगा, लेने वाला व्यक्ति। पैसा लेने वाले व्यक्ति को हम लेनदार कहते हैं। और जैसे कि हम व्यापारी हैं, हमने किसी को, जैसे राम ही ले लेते हैं और ये राजा व्यापारी है, हमने इसको सामान उधार में बेचा है। हमने राम को उधार में सामान बेचा है या माल बेचा है, उधार में बेचे हैं, तो ये इंसान हमें बाद में पैसा देगा, तो ये व्यक्ति हमें पैसा देने वाला है। हमसे पैसा लेने वाला व्यक्ति कहलाता है लेनदार, और हमें पैसा देने वाला व्यक्ति कहलाता है देनदार। हमने किसी से उधार खरीदा होगा, इसीलिए हम उसको पैसा पेमेंट करेंगे, पैसा देंगे, भुगतान करेंगे। और हमने किसी इंसान को सामान बेचा होगा या माल बेचा होगा, तो हम उससे पैसा प्राप्त करेंगे। सामने वाला पैसा हमें देगा तो हमारा देनदार कहलाएगा वो, और हमसे जो पैसा लेने वाला है वो इंसान कहलाएगा हमारा लेनदार। पैसा लेने वाला व्यक्ति कहलाता है लेनदार, पैसा देने वाला व्यक्ति कहलाता है देनदार। हमें अगर कोई देगा तो हमारा देनदार, हमसे कोई लेगा तो हमारा लेनदार होता है। लेनदार जो है हमसे पैसा लेगा, मतलब ये हमारा दायित्व है कि हम उसको भुगतान करें। तो लेनदार व्यापार का दायित्व होता है, हम इसको बाद में पैसा देंगे, हमारा दायित्व है इसको देना, हम उसको भुगतान करेंगे, हमारी जिम्मेदारी है। तो ये हमारा दायित्व होता है। देनदार जो है व्यापार की संपत्ति होती है, ये हमें बाद में पैसा देगा, तो हमारे व्यापार को बाद में और लाभ प्राप्त होगा, हमारे व्यापार की जो है वो संपत्ति बढ़ेगी। इसको व्यापार की संपत्ति कही जाती है, और लेनदार को व्यापार का दायित्व कहा जाता है। तो आज हमने जो पढ़ा वो अकाउंटिंग के, लेखांकन के आधारभूत शब्द थे, जिसे हम अकाउंटिंग करने के समय उपयोग में लाते हैं। इनके बिना अकाउंटिंग इनकम्प्लीट है, कभी नहीं हो सकती। तो जो बेसिक चीजें हैं वो हमने अभी उनका अर्थ देख लिया। इनके अर्थ जो है वो PDF में आपको सेंड कर दूंगा।